Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the new lecture series on the Employee State Insurance Act 1948 में। तो आज हम जो है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट का जो इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, इंट्रोडक्टरी पार्ट आज हम कवर करेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर्स है उसमें हम जो सेक्शंस हैं वो कवर करेंगे। ओके। तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो है 1948 का, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे। वही एग्जांपल हम पूरा एक्ट जब पढ़ेंगे ना, वो वही एग्जांपल हम कवर करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे जो एम्प्लॉय है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय क्या कर रहा है यहाँ पे, फैक्ट्री में क्या करता है, वर्क करता है। कहाँ पे करता है, फैक्ट्री में वर्क करता है। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, एम्प्लॉय को यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया एम्प्लॉय का, एंड यहाँ पे उसको क्या हो गई, इंजरी हो गई। अब यहाँ पे जो है कंपनसेशन उसको कौन देगा, इसके बारे में यहाँ पे, अगर यहाँ पे कंपनसेशन कौन देगा, तो ये हुआ हमारा पूरा सिचुएशन जो है यहाँ पे वो। अगर यहाँ पे जो कंपनसेशन है इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, तो यहाँ पे जो है किसके अंदर ये कवर होगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ये कवर होगा। उसके बाद जो है एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 है, यहाँ पे वो भी है। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयर जो है एक्सपेंसेस वो यहाँ पे कवर करेगा। तो यहाँ पे जो ये जो सिचुएशन है, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, इंजरी हुई, उसके बाद जो है यहाँ पे कंपनसेशन कौन देगा, जो यहाँ पे उसको खर्चा आया है ना मेडिकल्स का, तो यहाँ पे उसका जो खर्चा है वो कौन देगा यहाँ पे। तो बेसिकली जो है अगर वो फॉल करता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 में, तो वो यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेंसेस जो है ईएसआईसी देगा, मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यहाँ पे वो देगी कंपनसेशन। उसके बाद जो है अगर वो नहीं देंगी तो यहाँ पे देगा, तो यहाँ पे कौन देगा, एम्प्लॉयर देगा। कहाँ पे, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 में एम्प्लॉयर देगा। ओके, तो यहाँ पे जो है अगर आपने यहाँ पे मतलब कंट्रीब्यूशन हमने देखना है आगे की, कंट्रीब्यूशन क्या होता है एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन, जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो है यहाँ पे 1948 का, तो बेसिकली क्या कहता है कि जो एम्प्लॉयर है एंड उसके बाद जो एम्प्लॉय है, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन क्रिएट करते हैं। ओके, कंट्रीब्यूशन करते हैं, कितने अमाउंट तक का है वो आगे हम चार्ट देखेंगे कि कंट्रीब्यूशन क्रिएट करते हैं एंड क्या करते हैं यहाँ पे, इंश्योरेंस देखते हैं। ओके, इंश्योरेंस, तो वो क्या करते हैं यहाँ पे, आगे कोई भी सिचुएशन हो, एक्सीडेंट हो, अगर एम्प्लॉयज़ की ऐसी एम्प्लॉय जो है इसी वजह से, किसी वजह से डेथ हो गई, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इंश्योरेंस जो है स्टेट, यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी जो है, मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है यहाँ पे क्या करेगा, वो उसका कंपनसेशन देगा। ओके, आई होप ये सिचुएशन आपको याद रखना है, आगे तक जो है सेक्शन अब हम जब पढ़ेंगे तो ये यही सिचुएशन याद रखते हुए जाएंगे। ओके ओके, तो चलिए हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन क्या बात कर रहा है, द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 इस सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है। ये जो है सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन के लिए है। इट प्रोवाइड्स द हेल्थ इंश्योरेंस एंड द सोशल सिक्योरिटी टू द वर्कर्स इन द इंडिया। क्या प्रोवाइड करता है यहाँ पे, हेल्थ इंश्योरेंस एंड सोशल सिक्योरिटी वर्कर्स को प्रोवाइड करता है। इट एडमिनिस्ट्रेड बाय द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ईएसआईसी। अभी हमने देखा ना कि अगर फॉल किस में कर रहा है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में एक फॉल कर रहा है, तो यहाँ पे कौन देगा, एक्सपेंसेस कौन देगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन देगा। अगर नहीं फॉल कर रहा है तो यहाँ पे एक्सपेंसेस कौन देगा, अंडर एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 में एम्प्लॉयर खुद देगा, जो कंपनसेशन है वो एम्प्लॉयर खुद देगा। ओके, आगे हम जो एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट जो है वो भी हम कवर करेंगे, तब देखेंगे कि क्या क्या कंडीशंस है कि एम्प्लॉयर को तब उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा। ओके, तो मैटरनिटी बेनिफिट भी यहाँ पे इंक्लूड होते हैं, कैसे होती है वो आगे हम देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेड बाय द एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है इससे एडमिनिस्टर होता है। तो ऑब्जेक्टिव देखेंगे आगे हम, क्या ऑब्जेक्टिव्स है। ओके, तो ये जो है ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे है। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंश्योरेंस जो फैसिलिटीज़ है उनको प्रोवाइड की जाती है। तो बेसिकली इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ अब प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी।
रिटायरमेंट बेनिफिट स्टेबिलिटी। उसके बाद जो वन मोर पॉइंट इट इज़ एंड द मैटरनिटी बेनिफिट भी यहाँ पे इंक्लूडेड होती है। तो वो आगे कैसे होती है वो हम देखेंगे। सम पॉइंट्स है तो यहाँ पे जो इंश्योरेंस फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़, रिटायरमेंट फैसिलिटीज़, अगर इंजरी हुई है तो उसको कंपेंसेशन देना, अगर डेथ हुई है तो उनके ऊपर जो डिपेंडेंट रहते हैं उनको कंपेंसेशन देना, जो है यहाँ पे इंश्योरेंस का ये जो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ईएसआई एक्ट का ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद क्या प्रोवाइड करता है, मेडिकल, मॉनिटरी, अदर बेनिफिट्स टू दी एम्प्लॉयज़ इन दी केस ऑफ द सिकनेस है, मैटरनिटी है, डिसेबलमेंट टेम्पररी हो या परमानेंट हो। तो डिसेबलमेंट बेसिकली क्या होता है, टेम्पररी डिसेबलमेंट क्या है, हमने इस जो शुरुआत को ही एग्जांपल लिया था, एम्प्लॉय है उसका एक्सीडेंट हुआ है, जो वर्क करता है फैक्ट्री में, उसका एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट की वजह से क्या हुआ, उसका जो पैर है यहाँ पे क्या हो गया, लेग जो है यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया है। तो यहाँ पे जो है ये टेम्पररी डिसेबलमेंट है। ओके, वो पहले जैसे काम कर रहा था वैसे अब काम नहीं कर रहा है, वो डिसेबलमेंट हुआ। लेकिन क्या फिर से वो फ्रैक्चर उसके ठीक होने के बाद क्या कर सकता है, वो पहला जैसे काम करता था वैसे ही वो आगे काम कर सकता है। तो ये क्या हुआ, टेम्पररी डिसेबलमेंट। बट परमानेंट डिसेबलमेंट में क्या हो सकता है, परमानेंट डिसेबलमेंट में क्या होगा, जो लेग है ये क्या हुआ, पूरे तरीके से इंजर्ड है एंड उसको निकाला गया है। तो जो लेग निकाला गया है तो वो पहले जैसे काम करता था वो अब भी फ्यूचर में कभी भी वैसे काम नहीं कर सकता, वो काम कभी भी नहीं कर सकता है। तो ये हुआ परमानेंट डिसेबलमेंट। ओके, उसके बाद डेथ ड्यू टू दी एम्प्लॉयमेंट इंजरी, जो है एम्प्लॉयमेंट करते समय अगर उसकी डेथ हो गई है तो यहाँ पे जो उसको कंपनसेशन जो है, इंश्योरेंस जो है यहाँ पे मिल जाएगा। ओके ओके, तो उसके बाद हम जो एप्लीकेबिलिटी है उसके बारे में बात करेंगे। जो एप्लीकेबिलिटी क्या है, अप्लाइज टू द फैक्ट्रीज एंड इस्टेब्लिशमेंट विद 10 और मोर एम्प्लॉयज जो है वर्क करते हैं, तो यहाँ पे उसके ऊपर क्या होगा, ये एप्लीकेबल होगा। ओके, उसके बाद जो है कवर्स द एम्प्लॉयज़ अर्निंग अप टू 21,000 रुपीज़ पर मंथ। अगर डिजेबल पर्सन है तो यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे एग्जाम्प्ट किया गया है, 25,000 तक क्या किया गया है, यहाँ पे एक्सटेंशन दी गई है। ओके, उसके बाद जो एप्लीकेबल जो है अक्रॉस इंडिया जो है यहाँ पे एप्लीकेबल होता है ये। एंड उसके बाद जो है यहाँ पे अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो सम अमेंडमेंट्स में क्या आएगा, अमेंडमेंट्स जो हुए हैं यहाँ पे, तो इसमें जो है एप्लीकेबिलिटी पे नॉन सीजनल जो फैक्ट्रीज है यहाँ पे, मतलब सीजनल फैक्ट्रीज क्या होते हैं इस एक्ट में दिए गए हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 19A में दिया है। तो सीजनल फैक्ट्री जो है वर्क कितने मंथ तक करता है, 7 मंथ तक ही उसका जो काम है वो रहता है, उसके बाद नहीं रहता है। तो उसको हम सीजनल फैक्ट्री और सीजनल जो वर्क रहता है उसको हम बोलेंगे। तो जो ये एक्ट है ना वो सीजनल फैक्ट्री पे अप्लाई नहीं होता है, ये एक्ट जो है यहाँ पे नॉन सीजनल फैक्ट्री पे अप्लाई होता है। ओके, उसके बाद जो है तो नॉन सीजनल फैक्ट्रीज अगर है यहाँ पे, तो उसमें जो है एम्प्लॉय जो है यहाँ पे 10 और मोर एम्प्लॉयज़ यहाँ पे वर्क मिनिमम जो है यहाँ पे 10 होनी चाहिए, और उसके ऊपर एम्प्लॉय जो है यहाँ पे वर्क करते होने चाहिए यहाँ पे। उसके बाद है इस्टेब्लिशमेंट विच इज़ एंड यहाँ पे फॉर द गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वो क्या करता है यहाँ पे कंट्रोल रखता है। तो यहाँ पे जो है अंडर स्टेट गवर्नमेंट जो आता है वह उसमें क्या होगा, 10 और मोर एम्प्लॉयज़ यहाँ पे वर्क करते होने चाहिए। उसके बाद है इस्टेब्लिशमेंट फॉर विच, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कंट्रोल कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, 20 और मोर होंगे। ओके, आपको ये याद रखना है। देखिए यहाँ पे 3 पार्ट्स होंगे ऐसे, 3 पार्ट्स में क्या होगा, सबसे पहले तो जो नॉन सीजनल है यहाँ पे सीजनल पे एप्लीकेबल ये एक्ट नहीं होगा, तो नॉन सीजनल पे एप्लीकेबल होगा। नॉन सीजनल में क्या होगा, 10 और मोर वर्कर जो है यहाँ पे इसके ऊपर नॉन सीजनल पे एप्लीकेबल होगा। उसके बाद जो सेकंड है यहाँ पे, सेकंड पे क्या होगा, सेकंड में जो है यहाँ पे फॉर जो स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके अंडर आएगा, तो यहाँ पे 10 और मोर सेम है दोनों का। ओके, उसके बाद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में आएगा तो यहाँ पे सिर्फ 20 और मोर से हो, यहाँ पे 20 है, 10 है, 10 है, आपको याद रखने में ईजी है। ओके ओके, जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे, एम्प्लॉयज़ की कंट्रीब्यूशन क्या होगी, तो सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन क्या है वो देखते हैं। ओके, तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है, जो कंपेंसेशन मतलब जो इंश्योरेंस क्रिएट करना होता है ना एम्प्लॉयज़ के लिए, तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है यहाँ पे क्या करता है, 3.25% अपने वेजेस का क्या देता है यहाँ पे, जो
एक्सपेंस है यहाँ पे देता है, ओके, अमाउंट देता है। उसके बाद जो है एम्प्लॉय क्या करता है यहाँ पे 0.75% क्या करता है यहाँ पे उसके वेजेस में से देता है। तो दोनों मिला के किसको देते हैं, ये ESIC को देते हैं, ओके। क्यों देते हैं, ताकि अगर कोई फ्यूचर में क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ एम्प्लॉय का, उसको इंजरी हुई, डेथ कॉज हुई, तो उसको इंश्योरेंस क्लेम कर सके, ओके, इसके लिए दिया जाता है, ओके। उस कलेक्टेड मंथली एंड सबमिटेड टू ESIC, मंथली कलेक्ट किया जाता है। वो किसकी ड्यूटी है, एम्प्लॉयर की ही ड्यूटी होती है कि ये कलेक्ट करना, खुद का उसमें ऐड करना और ESIC को क्या करना है, सबमिट करना, ओके। तो ये देखिए अब यहाँ पे जो ESIC रेट है यहाँ पे जो अमेंडमेंट हुआ है यहाँ पे, तो 1 जुलाई 2019 में यहाँ पे जो इन्होंने यहाँ पे चेंजेस किए हुए थे। तो एम्प्लॉयज़ का क्या कंट्रीब्यूशन कितना होगा यहाँ पे, 0.70%, 75% जो है यहाँ पे ग्रॉस सैलरी, मतलब वेजेस, सैलरी तो नहीं, यहाँ पे वेजेस होना चाहिए। जो टोटल उसका वेजेस है उसमें से 0.75%। एंड जो एम्प्लॉय यहाँ पे एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, 3.25% ऑफ देयर ग्रॉस सैलरी, मतलब वेजेस में से 3.25%, ओके। ओके, तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है, जो टोटल वेजेस रहता है ना, जो टोटल वेजेस रहता है एम्प्लॉयर का एंड एम्प्लॉई का। तो टोटल वेजेस में से क्या रहता है, टोटल वेजेस में से जो है 3.25% जो है यहाँ पे एम्प्लॉयर देगा एंड 0.75% रिमेनिंग जो है यहाँ पे जो एम्प्लॉय देगा, ओके। तो एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन इतना होगा एंड एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, दोनों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा एंड वो किसको सबमिट करेंगे, ESIC को सबमिट करेंगे, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को सबमिट करेंगे, ओके। मंथली होगा वो, ओके। तो उसके बाद हम स्कीम्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, ESIC से IC के स्कीम्स कौन से हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे स्कीम में ओल्ड एज जो मेडिकल केयर है वो यहाँ पे आता है, मेडिकल बेनिफिट आता है, मैटरनिटी बेनिफिट आता है, सिकनेस बेनिफिट आता है, बेनिफिट फॉर डिसेबलमेंट, अभी हमने देखा ना डिसेबलमेंट क्या होता है वो। उसके बाद परमानेंट एंड टेम्पररी डिसेबलमेंट में जो है यहाँ पे वो। उसके बाद जो है यहाँ पे बेनिफिट फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए जो बेनिफिट है वो, बेनिफिट फॉर द डिपेंडेंट, इंश्योरेंस कवरेज, फनरल कॉस्ट, कन्फाइनमेंट कॉस्ट एंड वोकेशनल रिहेबिलिटेशन जो है एंड फिजिकल रिहेबिलिटेशन जो है, इसके लिए जो स्कीम्स यहाँ पे निकाले गए हैं, ओके। अब देखो यहाँ पे जो अथॉरिटीज़ है ना, तो अथॉरिटीज़ कौन कौन से हैं इस एक्ट में जो है, अथॉरिटीज़ अंडर दिस एक्ट। तो यहाँ पे ESIC जो है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है, यहाँ पे मेन ये जो ऐसे हम यहाँ पे डायग्राम निकाल सकते हैं, ESIC जो है यहाँ पे मेन होगा ये, ओके। उसके अंडर जो है यहाँ पे ये काम करेंगे स्टैंडिंग कमेटी जो है वो काम करती है एंड जो मेडिकल बेनिफिट काउंसिल है वो काम करती है, ओके। तो स्टैंडिंग कमेटी एंड यहाँ पे जो है इम्प्लीमेंट्स डिसीजन ऑफ ESIC की जो डिसीजंस रहते हैं ना, वो यहाँ पे क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। एंड जो मेडिकल बेनिफिट जो रहता है ना, वो क्या काम करता है, पे एडवाइजेस ऑन द मेडिकल बेनिफिट एंड दी डॉक्टर्स अटेंडेंस, मेडिकल ट्रीटमेंट, न्यू इक्विपमेंट क्या है, तो सेक्शन 10 में ये दी गई है, ये सेक्शन 10 में दिया गया है, ये सेक्शन नंबर 8 में, ओके। तो उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे पेनाल्टीज़ कौन कौन सी लगेंगी यहाँ पे, फेलर टू कंप्लाई विद द प्रोविजन लाइक द नॉट पेइंग द कंट्रीब्यूशन कैन लीड टू फाइन्स, इम्प्रिजनमेंट। अगर आपने यहाँ पे जो प्रोविजंस यहाँ पे एक्ट में दी गई है, आप यहाँ पे कंप्लाई नहीं किया, आप फेल हो गए, तो यहाँ पे आपके ऊपर फाइन लग सकता है, इम्प्रिजनमेंट होगा एंड लीगल प्रोसीडिंग बाय द ESIC, मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से आपको क्या होगा, आपके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग लग सकती है, ओके। यहाँ पे जो है रिसेंट अपडेट्स भी हुए 2024 एंड 25 में। तो ESIC कवरेज जो है यहाँ पे इज़ बीइंग एक्सपांडेड मोर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स पे भी यहाँ पे इसको क्या करने लगे हैं, अब एप्लीकेबल करने लगे हैं। डिजिटल पोर्टल्स एंड एप्स हैव बीन लॉन्च फॉर इजी एक्सेस एंड ग्रीवेंसेस रिड्रेसल के लिए। तो यहाँ पे डिजिटल मतलब ये जो है यहाँ पे ऑनलाइन ज़्यादा वेबसाइट पे जो है यहाँ पे डिजिटल पोर्टल्स एंड एप्स हैव बीन लॉन्च फॉर इजी एक्सेस के लिए यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं,
उसके बाद जो है कंक्लूजन यहाँ पे, ESIC एक्ट इज़ द क्रूशियल सेफ्टी नेट फॉर द वर्कर्स इंश्योरिंग द हेल्थ केयर एंड द इनकम प्रोटेक्शन during the emergencies. It promotes the industrial welfare and helps to reduce the financial stress due to the illness, injury and maternity. Okay, thank you.